डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक कॉमन क्वेश्चन जो हमारे मेंटरशिप में पूछा जाता है कि हाउ डू वी प्लान आवर सब्जेक्ट्स एंड स्ट्रेटेजाइज द स्टडी लीव और 3 month पीरियड। So to address it at mass, we have invited Dia Bora, who is an All India Rank 26 in CA Intermediate May 23 exams. और आपने 99 भी स्कोर किया in your maths and 92 in accounts in CA Foundation exams with a total of 365. Also, you were first in your college in grade 12 exams. So thanks a lot for accepting our invitation. Welcome to the channel, Dia. Thank you so much for your invitation. I'm glad to be part of it. Great. So first things first, CA inter aspirants will be appearing for this exam. How one shall plan his subjects? कि कैसा plan किया जाए art subjects को, like group 1 and group 2? Like how was your journey? How did you plan these subjects? तो सीए इंटर में पोर्शन तो बहुत ज्यादा है. So it is necessary that we complete our portion in time so that we will get sufficient amount of time for the revision. Right. ग्रुप 1 के साथ ही मैंने अराउंड 2-3 सब्जेक्ट्स ग्रुप 2 के साथ में स्टार्ट कर दिए थे. मतलब Okay. सारे ऑफलाइन लेक्चर्स थे. फिर मॉर्निंग में ऑफलाइन लेक्चर्स हो जाते थे अराउंड 7 o'clock तक इवनिंग में. Okay. तो उसके बाद हॉस्टल आने के बाद फिर एक एक्स्ट्रा लेक्चर रिकॉर्डेड ग्रुप 2 का कर लेती थी. तो फिर मतलब पोर्शन कंपैरेटिवली मतलब बाकी स्टूडेंट के कंपेयर टू मेरा बहुत जल्दी खत्म हो गया था. Okay. अराउंड ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हो चुके थे. सिर्फ ईआईएस और ऑडिट एंड जीएसटी थोड़ा बहुत बचा था. Okay. Okay. So it is a big thing, like living at hostel and like group 1 जिसमें like I remembering my days it was hard to complete at least जो group 1 जो क्लास में पढ़ा है, and you had completed group 2 वाले सब्जेक्ट थी, so that is a commendable thing. So like how exactly, like first 3 months या 6 months में आपने कैसा complete किया था your portion? ग्रुप 1 के साथ ही मतलब इवनिंग में रोज एक एक लेक्चर किया तो भी अराउंड 3 मंथ्स में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है. और स्टार्टिंग में क्लासेस में से हुआ था कि ईएफएफ की नवंबर वाली बैच चल रही थी. मेरा मई अटेम्प्ट था. नेक्स्ट Okay. वाला अक्टूबर का ईएफएफ की बैच चल रही थी. तो फिर ईएफएफ में सर ने बोला था कि बैठ जाओ आप, मतलब अगर साथ में करना है तो फिर ग्रुप Right. 2 सब ऑफलाइन ही हो गया था. एंड बाकी के जो सब्जेक्ट्स थे तो फिर रोज एक्स्ट्रा एक लेक्चर. एंड मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से कर रही थी. मतलब एडवांस अकाउंट्स हो गया, एफएम हो गया. सो इट इज नॉट दैट बोरिंग. Right. प्रैक्टिकल से पसंद है. तो फिर Right. एक लेक्चर भी करे तो भी हो जाता है. मतलब थोड़ा डिफिकल्ट था मैनेज करना, इतना ज्यादा स्टडी प्रेशर था. बट वो सर का मोटिवेशन एंड क्लासेस में उस वजह से कवर हो गया था. Right. Right. So like जो अभी ग्रुप 1 के लिए अपीयर करेंगे, so can you like brief the strategy कि कैसा ग्रुप 1 जैसे अकाउंट सब्जेक्ट है, थियरी सब्जेक्ट है, like how to manage that, या फिर what material did you use, आरटीपी एमटीपी कभी सॉल्व किया, कैसा करना चाहिए प्लान? टॉकिंग सब्जेक्ट वाइज कॉस्टिंग के लिए, कॉस्टिंग में मतलब मेरे जो क्लासेस थे, क्लासेस में सर एमटीपी आरटीपी पीएम भी जो पहले होता था आईसीए का, वो सब मटेरियल करा लेते थे. तो ओके. फिर इसके लिए अपना बाहर से मटेरियल यूज करने की जरूरत, मतलब हर चैप्टर के अराउंड 50 to 100 क्वेश्चन सर के नोट्स में ही थे मॉड्यूल के साथ साथ. तो फिर ओके. बाकी का कोई मटेरियल रेफर नहीं किया. बट जब आपके पास इतना सारा पोर्शन होता है ना, तो आपको उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना एंड देन सिर्फ उतना ही पढ़ना एग्जाम के पहले, वो इंपॉर्टेंट होता है. कि बहुत से क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं. अगर अपन एमटीपी आरटीपीज भी देखे, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी देखे, तो वही क्वेश्चंस एमटीपीज में मिल जाते हैं. राइट. ऐसे जो क्वेश्चन थे जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते थे कि हाँ यहाँ पे मैं मिस्टेक्स कर सकती हूँ या फिर इसमें थोड़ा बहुत ट्रिकी पार्ट है, फिर वो क्वेश्चंस मार्क किए हुए थे मेरे. मतलब हर रिवीजन में पोर्शन को रिड्यूस करते आना चाहिए. कि बार बार सेम चीजें जो आपको आने वाली है वही पढ़ना डजंट मेक सेंस. राइट. राइट. और टाइम पहले लिमिटेड है. तो फिर राइट. थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है. मतलब मैं अब क्लासेस में सर के साथ ही अराउंड 30-40% सिलेबस वहीं पे रिड्यूस हो जाता था. तब क्लासेस में ही समझ में आ जाता था कि ये क्वेश्चन आ जाने वाले हैं. फिर राइट. क्वेश्चन सभी कर लिया करती थी. एंड देन रिविजन्स में और फिर कैंसल आउट चलता था. अभी कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट में एक्सट्रीम्स होते हैं. किसी को बहुत पसंद होता है एंड सम स्टूडेंट्स आर लाइक दे डोंट लाइक इट एट ऑल. तो फिर राइट. अगर मास्टर करना है देन यही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस. ओके. ओके. और डीटीजीएसटी डीटी ऐसे है कि उसमें बहुत सी चीजें आपको याद रखनी पड़ती है. मतलब कुछ सब चीजें आपको पता होती है कि हाँ ये प्रोविजन है. बट जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देन वी मिस आउट सम थिंग्स. फिर जब सॉल्यूशन देखते तब पता चलता है अरे यार ये भी एडजस्टमेंट थी. समझ राइट. में. राइट. राइट. डीटी के लिए ऐसे था कि यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल थे फैकल्टीज के. मैं रात को सोने से पहले एक एक रिवीजन लेक्चर देख लिया करती थी. मतलब वो कंसेप्ट ये रिवीजन के टाइम में किया था कि बाकी के सब्जेक्ट के रिवीजन चल रहे हैं, उसके साथ डीटी का भी थोड़ा बहुत रोज एक एक रिवीजन लेक्चर. इट इज जस्ट अराउंड 30 to 40 मिनट्स का लेक्चर होता था ओके. ओके. सोने से पहले. क्योंकि ग्रुप 1 में मुझे सिर्फ डीटी से डर लगता था. ओके. लाइक डीटी है भी उतना वास्ट कि इतने सारे एडजस्टमेंट्स, या फिर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो याद रखनी पड़ती है. एंड एंड वो द गुड वे टू लाइक वो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना इज टू सॉल्व द प्रैक्टिकल एग्जाम, जिसमें पता चलता है कि क्या एडजस्टमेंट्स है, लाइक व्हाट आर वी मिसिंग आउट एग्जैक्टली. राइट. मैंने मतलब सबसे ज्यादा प्रैक्टिस डीटी इस सब्जेक्ट में. मतलब पहले डीटी ऐसा था कि बिल्कुल पसंद नहीं था और एंड में वो वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था. ओके. डीटी इतना प्रैक्टिस कर करके. हाँ. राइट. मतलब राइट. अच्छा आने लग गई थी वो चीजें. जब चीजें समझ में आती है तो उतना उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है. राइट. राइट. जीएसटी कंपैरेटिवली इजी लगता था.
और हाँ, डीटी का पेपर सॉल्विंग के टाइम में मतलब टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि डीटी का पेपर मतलब मोस्ट ऑफ द लोग का छूट जाता है। हाँ हाँ। क्वेश्चन वाइज प्लानिंग करके जाओ कि हाँ इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना है, ओके टाइम थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो फिर स्पीड बढ़ाओ। ओके ओके। पेपर पूरा कंप्लीट कर रहे हो तो पासिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। Right. So, थोड़ा later part पे आएंगे about writing the papers. So this was like a brief about like how did you plan the subjects. So एक आप ये बोल सकते हो क्या कि how did one day of your study leave look like? Like आप कितने बजे उठते थे? Like कितना टाइम किस सब्जेक्ट को डिवोट करना है? How did you plan that? मेरे या फिर स्टडी one who is like अभी 3 months we have for the upcoming attempt. So how should one look those 3 months like the study leave कैसा strategize किया जाए so that we can cover everything and practice the mock as well. हाँ, तो फिर मैंने मतलब रिवीजन के साथ ही मॉक स्टार्ट कर दिया, मतलब मेरी फर्स्ट रिवीजन है एंड देन मैंने उस सब्जेक्ट का मॉक दे दिया, मतलब सब्जेक्ट वाइज रिवीजन स्टार्ट की थी। मैं एक दिन में Okay. सिर्फ क्या करती थी, मतलब मैंने स्टार्ट किया था अकाउंट से। देन अकाउंट्स के मतलब मेरे फर्स्ट रिवीजन के लिए मेरे को हर सब्जेक्ट के लिए अराउंड 4 to 5 डेज लगे थे। Okay. तो मैं सम सब्जेक्ट की जिसको ज्यादा लगे, जैसे ईआईएसएम हो गया वो बहुत फास्ट था, देन डीटीजीएसटी हो गया। तो फिर फर्स्ट रिवीजन में मैंने एकदम कंप्लीट थोरो रिवीजन की थी हर सब्जेक्ट की, मतलब हर एक क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन सर ने लिए हैं क्लासेस में पढ़ा है, हर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। मतलब Okay. अभी आई एम नॉट सेइंग कि हर क्वेश्चन स्टेप बाय सॉल्व करो, बट Hmm. एटलीस्ट गो थ्रू तो कर लो, Right. मतलब कुछ भी मिस आउट मत करो। एंड देन तब मेरे फर्स्ट रिवीजन में ही मेरे को पता था कि इसमें से मतलब जो अपना पूरा पोर्शन है उसमें से मेरे को सिर्फ 30% रिवाइज करना है सेकंड रिवीजन में, बिकॉज बाकी का पोर्शन ऐसा है कि जिसमें मैं मतलब जो मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये मेरे को आ ही जाएगा, इवन दो मैं फिर से ना देखूँ ये क्वेश्चन Right. Right. किया था। एंड आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मॉर्निंग में अराउंड 5-6 o'clock उठ जाती थी। देन फिर दिन भर मतलब वही था कि पढ़ाई खाना सोना, Okay. Okay. कि मतलब आई यूज्ड टू हैव 7 to 8 hours स्लीप। Okay. 10 to 12 hours की पढ़ाई हो जाती थी हर दिन। Okay. सब्जेक्ट वाइज प्लान किया था, मतलब पहले अकाउंट्स, देन पूरा दिन भर वही एक सब्जेक्ट पढ़ती थी, मतलब जब तक पूरा पोर्शन कंप्लीट नहीं होता है। पोर्शन एक बार कंप्लीट होने के बाद मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी रियलाइज होता है कहाँ पे मतलब कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। Okay. So like if I start with accounts तो मैं वो मतलब आप पूरा वो पढ़ लेते थे और तुरंत उसका मॉक दे देते थे. हाँ, Is that the pattern? Okay. दिन नेक्स्ट सब्जेक्ट, दिन उसका मॉक, दिन नेक्स्ट, ऐसे सारे सब्जेक्ट का मॉक्स। Okay. Okay. अराउंड मॉक्स मैंने कंप्लीट दिए थे सारे सब्जेक्ट्स के। Two देन mocks. हाँ, उसके बाद Okay. मुझे समझ आ गया था कि मतलब मेरे कुछ सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे को इसकी और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, और कुछ सब्जेक्ट्स वीक है, जैसे मेरा ऑडिट हो गया या एसएसएम हो गया, लॉ हो गया, ये थ्री सब्जेक्ट्स है तो इसको मल्टीपल रिवीजन की जरूरत होती है। Right. देन थर्ड मॉक और फोर्थ मॉक में सिर्फ मतलब यही सब्जेक्ट्स दिए। Right. Right. मेरे मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पहले से स्ट्रॉन्ग थे, तो फिर मुझे नहीं लगा कि उनकी मल्टीपल मॉक्स देने की जरूरत है। Right. Right. तो लाइक एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे मुझे ये जो कन्वर्सेशन से मिली कि लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कट डाउन योर पोर्शन. लाइक आपने जब भी क्लास में थे तभी यू हैड मार्क द इंपॉर्टेंट वंस जो कट कर दिए थे काफी, तो रिड्यूस एंड लाइक इन दिस 3 months यू विल रिवाइज ओनली दैट. सो इट इज सिंपलर कि 1.5 days में आप सारा कवर कर पाओ, क्योंकि होता ऐसा है कि एक काइंड ऑफ साइकोलॉजी रहती है लाइक इफ आई डोंट रिवाइज इन दोज 1.5 days मेरे को लगता है कि मैंने वो पढ़ा ही नहीं या फिर मेरे को वो आता ही नहीं है. 1.5 डे को अच्छे से यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके. सो आपने कैसे यूज किया वो 1.5 days? डिड यू हैड एनी स्पेशल थिंग इन माइंड या फिर हाउ डिड यू डील, या फिर आपने पहले ही उसको कर लिया था कि दिस इज. फर्स्ट मॉक थी उसको मैंने हर सब्जेक्ट को अराउंड 4-5 डेज दिए थे। ओके. सेकंड मैंने कट डाउन करके 2.5-3 डेज दिए थे हर सब्जेक्ट को। ओके. एंड देन मैंने मतलब तब तक पोर्शन इतना रिड्यूस हो चुका था कि मुझे पता था मेरे को क्या पढ़ना है 1.5 डे में। राइट. राइट. हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क थे, उतना होने के बाद मतलब अगर वो भी मैं पूरा रिवाइज कर लूं तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस होता था कि हाँ ये चैप्टर तो आ रहा है। राइट. राइट. सो अभी अगर स्टडी लीव में प्लान करते हैं फ्रॉम दिस मंथ, सो यू आर टेलिंग लाइक 4 to 5 days अ सब्जेक्ट अगर हम कंसिडर करें, सो 5 days into 8 subjects इज लाइक 40 days, एंड अगर उसको हम कट डाउन करते हैं लाइक टू हाफ, सो इट बिकम्स टू 20 days. सो 60 days लाइक 2 months में अच्छा कवर हो सकता है सिलेबस, एंड द 1 month विच इज रिमेनिंग सो यू कैन प्लान दैट फॉर योर मॉक टेस्ट पेपर्स. सो यू कैन स्ट्रेटेजाइज इट दैट वे, राइट दिया? व्हाट आई प्रेफर इज आप रिवीजन के साथ साथ ही आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट की रिवीजन है, देन आप मॉक दे दो सब्जेक्ट का, ओके. ओके. कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। राइट. राइट. एंड फर्स्ट 2 मंथ्स में आपकी 2 मॉक्स हो जाएगी, देन लास्ट मंथ में यू नो कि आपकी वीकनेसेस क्या है, मतलब कौन से सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहे हैं, वो कहाँ पे एक्स्ट्रा फोकस की जरूरत है, कौन से सब्जेक्ट्स में आप कंफर्टेबल हो। तो राइट. सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो उस सब्जेक्ट में ना फोकस करते हुए जहाँ पे आप वीक हो उन सब्जेक्ट पे आप लास्ट 1 मंथ में फोकस कर सकते हो, ताकि ओवरऑल स्कोर स्कोर बढ़ जाए, मतलब पासिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। राइट. राइट. और आपने पहले मेंशन किया था कि लाइक पूरा पेपर लिखना चाहिए, सो कैन यू ब्रीफ इट मोर नाउ, लाइक पेपर कैसा प्लान करना चाहिए, एमसीक्यूज वगैरह कभी करना चाहिए, मोर ऑफ दैट. टॉकिंग अबाउट डीटीजीएसटी, तो फिर वो ऐसे था कि वो पेपर पे डिपेंड करता है, समटाइम्स होता है कि डीटी का पेपर टफ होता है, समटाइम्स जीएसटी का टफ होता है। दोनों पेपर मैंने आज तक नहीं देखा कि दोनों के दोनों टफ आए। हाँ, तो फिर पहले मतलब 15 मिनट्स में पेपर के गो थ्रू करते, आई यूज्ड टू डिसाइड कि मेरे को डीटी सॉल्व करना है या जीएसटी सॉल्व करना है पहले। देन फिर मैंने मतलब फाइनल एग्जामिनेशन में मुझे जीएसटी इजी लग रहा था, सो मैंने पहले जीएसटी सॉल्व किया, एंड देन डीटी में फर्स्ट क्वेश्चन सबसे लास्ट में करती थी। देन ओके. बाकी का डीटी का पेपर सॉल्व किया, देन मैंने एमसीक्यूज किया, एंड देन आई
गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग होता है और अगर उसमें स्टक हो गए तो फिर आगे का पेपर छूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। राइट और बाकी का पेपर कंपैरेटिवली इजी होता है अगर फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़, बिकॉज बाकी के क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं कौन सा सॉल्व करना है, यू कैन चूज। राइट राइट हाँ, सो डीटीजीएसटी के लिए ये स्ट्रेटेजी होती थी। और ऐसे भी मतलब हर पेपर के पहले आई यूज्ड टू डिसाइड कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 को इतना टाइम देना है, क्वेश्चन नंबर 2 को इतना, पर क्वेश्चन में को इतना ही टाइम देना है। और वॉच में टेबल पे रखती थी, मतलब वहां पे डेस्क पे, तो फिर ध्यान होता था कि यार टाइम आगे तो नहीं जा रहा है, एंड देन फिर वो अपने आप स्पीड बढ़ जाती है पेपर सॉल्विंग के वक्त। राइट पेपर बहुत लेंदी था, बट मेरे क्वेश्चन वाइज प्लानिंग हो चुकी थी कि इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना है। एंड जब फर्स्ट टाइम पेपर देखते हैं वो 15 मिनट्स का टाइम होता है, तब थोड़ा अंदाजा आ जाता है कि पेपर लेंदी है या फिर कैसा है। राइट तो राइट फिर आप स्पीड मेंटेन करते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू टाइम, और तो ही जाके पूरा पेपर होगा, एंड द पासिंग प्रोबेबिलिटी या फिर जितना मार्क्स का प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाता है, द मोर यू राइट द मोर मार्क्स यू गेट। राइट बट कॉन्फिडेंस मतलब करेक्टली भी लिखना है सब, वो भी राइट इम्पोर्टेंट। राइट राइट और एक जो कॉमन चीज होती है कि ऑडिट जैसा पेपर या EIS-SM पेपर, सो दीज टू सब्जेक्ट्स टेक डाउन द होल ग्रुप। सो व्हाट लाइक हाउ डिफरेंटली यू डिड इट कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया है दोनों सब्जेक्ट्स में? क्योंकि ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जो समझता तो सबको है, बट शायद वो लिखने में ये हो जाता है, या फिर तो हाउ डिड यू मेक इट मोर? अभी ऑडिट होता है कि जैसे एक क्वेश्चन का आंसर देखे तो लगता है कि मतलब इसके ये भी आंसर हो सकता है and ये भी आंसर हो सकता है, बट आईसीए को क्या एक्सपेक्टेड होता है कि जो मॉड्यूल में वही एक्सपेक्टेड होता है। राइट इंपॉर्टेंट कि आप मॉड्यूल को मल्टीपल टाइम्स रीड करो, मतलब ईआईएसएसएम एंड ऑडिट दोनों में मैंने एक्स्ट्रा कोई आईसीए के मॉड्यूल्स छोड़ के कोई और मटेरियल यूज नहीं किया था, मैंने मॉड्यूल्स को ही मल्टीपल टाइम रीड किया था। ओके ओके फिर मतलब मॉड्यूल्स को मल्टीपल टाइम रीड करो। एंड ऑडिट में से कि आपको सेम टू सेम लैंग्वेज एक्सपेक्टेड नहीं होती है, मतलब आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिखो, लेकिन अगर कीवर्ड्स लिख दो तो फिर मार्क्स मिल जाते हैं। राइट बट वो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में कुछ पूछा और कुछ और लिख के आते हैं, तो उसमें से हाँ डायरेक्ट देते हैं। हाँ 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 राइट, सो इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग द क्वेश्चन बेसिकली, कभी कभी घाई घाई में फिर फटाफट फटाफट लिखते हैं, देन गलत लिख के आते हैं। मतलब मेरे राइट साथ एक मॉक में हुआ था, ओके ओके सदान मैंने आंसर कुछ और लिख दिया था, तो वो हाँ कंफ्यूजन इतना जब सब कुछ दिमाग में होता है। right right so तो फिर like it is wiser to take a minute or 2 minutes more like properly reading and interpreting the questions, तो ताकि it could save your 4 to 5 marks, क्योंकि पूछा कुछ और है लिख रहे कुछ और गए तो नेचुरली है कि उतना स्कोर नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। व्हेन आई वाज राइटिंग ऑडिट पेपर मैंने हर क्वेश्चन को 2 बार रीड किया था। मतलब उसमें भी मेरे साथ एक क्वेश्चन में हुआ था कि मेरे को पहले लगा था कि इसका आंसर ये मैंने सेकंड टाइम जब अच्छे से क्वेश्चन रीड किया था मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं इसका आंसर ये नहीं है, राइट दूसरा। तो फिर राइट थिंग इंपॉर्टेंट है ऑडिट में, एंड राइट एमसीक्यू आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट में उतनी। राइट इसलिए आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन राइटिंग मॉक्स, क्योंकि आपने जैसे बोला कि ये मॉक्स से मुझे समझा कि आई वाज रॉन्ग एट इंटरप्रिटेशन एंड देन you made it better, so it is very important to write mocks to self evaluate yourself before ICI test you. एंड मैंने मतलब कुछ सर्टिफाइड कॉपीज भी देखे थे प्रीवियस, मतलब जिन्होंने अटेम्प्ट्स वगैरह दिए थे, तो फिर उनमें से था कि जो फर्स्ट करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन होता है विद रीजन, तो फिर जो Okay रीजन ऐसे डिटेल में एक्सपेक्टेड होता है। अगर आप सिर्फ हो तो फिर कभी कभी मार्क्स नहीं मिलते हैं, मतलब okay फिर मार्क्स जब सिर्फ 1 मार्क्स मिलता है। तो फिर हम्म अगर आप पहले जिनके मतलब जिन्होंने पेपर दे चुके आपको सर्टिफाइड कॉपीज हो, तो फिर एक बार उन्हें रेफर करो कि ऐसे की चेकिंग मतलब कैसे चेक करती है, कहाँ पे मार्क्स अलॉट करते हैं, तो फिर एक अंदाजा आता है कि आपको पेपर कैसे लिखना है। राइट और ऑडिट में टाइम का इशू नहीं आता है क्योंकि 30 मार्क्स के तो एमसीक्यूज होते हैं और इतने डिटेल आंसर नहीं होते हैं। ओके ओके एंड ईआईएसएम तो फिर एसएम ऐसे कि एसएम में आईसीआई को ऑलमोस्ट मतलब जैसे मॉड्यूल की लैंग्वेज, वो मॉड्यूल की लैंग्वेज थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड होती है, तो फिर वो मल्टीपल रीडिंग से ही फिर आपकी लैंग्वेज मतलब कंपैरेटिवली सेम आ जाती है अगर आप मल्टीपल टाइम्स रीड करो तो। राइट राइट सब्जेक्ट में मतलब यही की है कि मल्टीपल रीडिंग्स इवन इन लॉ। राइट राइट सो इवन आई डिड दी मल्टीपल रीडिंग्स, और ऑडिट के हमारे टाइम पे प्रैक्टिस मैनुअल हुआ करता था, तो फिर आई यूज टू कट डाउन जो लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो और ताकि 1.5 डेज में आई कैन कंप्लीट द होल प्रैक्टिस मैनुअल, और मैं मार्जिन में ना वो कीवर्ड्स लिख देता था, फॉर एग्जांपल दैट सेक्शन या फिर स्टैंडर्ड का नाम या जो भी हाईलाइट्स है कि ये आंसर में ये आना ही चाहिए। सो 1.5 डेज में रादर देन रीडिंग द कंप्लीट आंसर, मैं सिर्फ वो मार्जिन पढ़ के चले जाता था, और वो मल्टीपल टाइम्स रीड करके हो गया था ना, तो फिर वो एग्जाम में याद भी आ रहा था, अरे दिस इज द क्वेश्चन एंड दीज आर दी एक्सपेक्टेड 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स फॉर दिस आंसर। एंड वो जो एक्सपेक्टेड पॉइंट है वही लिखने चाहिए, बिकॉज हम मन से लिखते हैं हमको लगता है राइट ही लिखते हैं, बट आईसीआई मटेरियल में जो है उसको ही मार्क्स देती है। राइट राइट सो मल्टीपल रीडिंग्स एंड दिस रिमेम्बरिंग दोस 4 to 5 जो क्रिटिकल है वो आंसर में, वो रीड करना बहुत जरूरी, राइट। सो लाइक एनी सजेशन, एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट जो एस्पायरेंट्स है विल बी अपियरिंग फॉर November 23, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? सिर्फ वर्क हार्ड एंड इफ यू हैव फेल देन डोंट डिसअपॉइंट, आप और एक्स्ट्रा मेहनत करो, हो जाएगा। यस राइट 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 वो इम्पोर्टेंट है, लाइक ऑफ कोर्स मतलब इट इज हार्ड बट एटीट्यूड इज द इम्पोर्टेंट थिंग। राइट राइट राइट
सो यस हो जाएगा। दिया ने बोला है सबको कि हो जाएगा तो हो जाएगा। मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, एंड वी आर विथ यू ऑलवेज। सो with the mission of making your last attempt, we are with you. Thank you so much, Diya, for like coming up on the show and guiding our aspirants. Thank you. Thank And yes, all the best for all your future endeavors. Best wishes from our side. Yes, thank you so much. Thank you. Thank you.